हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक इसके 8 टेस्ट हो चुके हैं। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर फर्स्ट है उसके जीके पेपर के, और 8 ही इसकी क्लासेज हो चुकी है, जिसमें हम इसका जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, एक तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री का सिलेबस हो चुका है। ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जो पोर्शन है जो अभी चल रहा है वो है माउंटेन, फॉरेस्ट एंड रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। माउंटेन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम फॉरेस्ट आज डिस्कस करेंगे, आगे फिर इसका रिवर वगैरह का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी है आप पूछ लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक। फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, देखिए इसको हम डिस्कस करें इससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट है, वन संपदा है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले है ये है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है या इसकी स्थापना कब हुई है। इसको कंसीव किया था जो SFRI है, ये कंसीव हुआ था 1961 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पे है ये? जबलपुर में है। दूसरा है MP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1975 में, और ये ऑपरेशनल किया था थ्रू प्रोजेक्ट डिविजन्स 11 जिलों में शुरू में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इसमें किस साल किसकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन, ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। और ये किस लिए इसकी स्थापना की थी? ये की थी हार्वेस्टिंग पर्पज से। हार्वेस्टिंग या जो सेल है बीड़ी लीव्स वगैरह की, उनके लिए ये बनाया गया था। ये आप जरूर, इनको इंपॉर्टेंट है सारे, इनको मिस नहीं करना आपको। MP इको टूरिज्म डेवलपमेंट फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूट किया है 2005 में। MP बंबू मिशन है, ये एस्टैब्लिश किया, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या जो प्रोड्यूसर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, इसलिए बंबू मिशन शुरू किया गया था 2013 में। अब बाद में इसमें ITB इसमें यूज की जाने लगी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। अब ये कब हुआ, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेस्ट है इसमें IT शुरू हुई है, ये एक रिमार्केबल ब्रेक थ्रो था। जो 11वां फाइनेंशियल ईयर का प्लान था, 11 जो 5 ईयर प्लान है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, उसमें IT को इसमें लाया गया फॉरेस्ट के लिए। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन था जिसमें सॉफ्टवेयर से ट्रैक किया जाने लगा था। जो वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए IT का यूज किया जाने लगा था। तो सबसे पहले IT का कब किया? जो 11वीं 5 ईयर प्लान है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, और ये कब थी 11वीं? 2007 से और 12। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फॉरेस्ट एक्ट भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज इनसे रिलेटेड हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करेंगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कब बना? 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 का है। देखिए ये दो जो एक्ट हैं ये मोस्टली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट पीएससी एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये 1980 का है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये 2002 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये 2006 का है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम्स में जनरल स्टडीज के पेपर में, तो आप इनको जरूर याद कीजिएगा। आने वाले टाइम पे इन पे हम सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। अब देखिए क्लासिफिकेशन, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो एक किया है ज्योग्राफिकल बेसिस पे। ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जलवायु बेसिस पे कहें तो ये किया है 3 कैटेगरी में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये कैटेगरीज में इनका विभाजन किया गया है समझने पढ़ने के हिसाब से। एक एक करके हम देख लेते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है जिसको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इनके लिए कितना रेन जरूरी है, कितनी वर्षा जरूरी है, बारिश कितनी चाहिए इनको? 75 to 100 सेंटीमीटर इनको, इनके लिए आवश्यक बारिश चाहिए होती है। सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं ये। इनकी कुछ स्पेसीज भी हैं जिसमें सागौन हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, ये इस तरीके की इनकी प्रजातियां हैं इन वृक्षों की। अब ये किस एरिया में पाए जाते हैं? होशंगाबाद, बेतल, सागर या जो छिंदवाड़ा है इनमें ये पाए जाते हैं। सिवनी हो गया, दामोह हो गया, ये रीजन्स में पाए जाते हैं ये। तो ये जो छिंदवाड़ा, दामोह, सागर, बेतल के बाद होशंगाबाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इस तरीके के वन पाए जाते हैं। और जो मेजर ट्री है इस तरीके के फॉरेस्ट में, कौन से मेजर ट्री पाए जाते हैं? टीक हो गया, शीशम, नीम, पीपल, ये इस तरीके के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम और ये कितनी बारिश वगैरह ये ध्यान रखना है। सेकेंड है ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती कहा जाता है। इनके लिए जो रेन की रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल कितना रिसीव होना चाहिए इस एरिया में, ये जो फॉरेस्ट है इसको ग्रो करने के लिए 100 to 150 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होनी चाहिए ताकि ये ट्रीज इसमें जो है वो ग्रो कर सके। मेजरली जो इस तरीके के वन है ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं सिद्धि हो गया, मांडला हो गया, बालाघाट है, सिवनी है या फिर साडोल है। ये इसका पीडीएफ अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो मिल जाता है, तो ये डिटेल पूरा मिल जाएगा आपको। जो मेजर ट्री इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो पीपल है, शीशम है, साल है और बम्बू है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस के लिए अप्रोक्सीमेट 50 to 75 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। और इस तरीके के वन कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में रतलाम, टीकमगढ़ हो गया, ग्वालियर है, इन जिलों में ये इस तरीके के वन पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट्स और कितनी रेन किसको चाहिए।
अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें, प्रशासनिक लेवल पे इनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, तो प्रशासन के आधार पे भी इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। और वो 3 कैटेगरी कौन सी है? एक तो आरक्षित वन हो गए, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो संरक्षित वन है। अनप्रोटेक्टेड कहिए या अनक्लासिफाइड कहिए, असुरक्षित या अवर्गीकृत वन, ये 3 कैटेगरी है। अब देखिए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट की बात है, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट लगभग 65% रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। एक फॉरेस्ट रिपोर्ट और आई थी, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, वो मिल जाएगी, हम आपको सेंड कर देंगे। लगभग 65% रिजर्व फॉरेस्ट है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो 65% के अप्रोक्स है। एग्जैक्ट 65.36% है। सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में किस जिले में है? यह है खंडवा में। जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है। जबकि लोवेस्ट कहां पे है? सबसे कम की बात करें तो ये छतरपुर में है। छतरपुर जिले में सबसे लोवेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के जो फॉरेस्ट है, इनमें जो एक्टिविटीज होती है, लाइक जो हंटिंग, ग्रेजिंग मूवमेंट्स या लकड़ी वगैरह काटना, वुड कटिंग, ये बैन होता है। इस तरीके के काम बैन होते हैं। इस पे जो आरक्षित वन है, इस पे एक तो प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। दूसरा, जो वन वगैरह का जो फॉरेस्ट की कटाई, जैसे मैंने बताया, वो भी एक तरीके से प्रोहिबिटेड है, उन पूरी तरह से पाबंदी है। और इसमें कार्रवाई भी होती है, सजा वगैरह मिलती है, कठोर प्रावधान है इसके कई। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? खंडवा सर्किल में, खंडवा डिवीजन में ये पाए जाते हैं। और सबसे कम छतरपुर में पाए जाते हैं। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है रिजर्व फॉरेस्ट का, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए संरक्षित वन। ये मध्य प्रदेश में अप्रोक्सीमेट 33% संरक्षित वन है, ये पाए जाते हैं। एग्जैक्ट अगर आता है तो ये एग्जैक्ट डेटा है इसका 32.84%। यहां पे जानवर वगैरह चराना तो अलाउ होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे लोगों का मूवमेंट भी यहाँ पे अलाउ होता है, लेकिन जंगल का डिस्ट्रक्शन पनिशेबल है। आप समझ गए होंगे कि जानवर वगैरह जो एनिमल ग्रेजिंग है वो अलाउ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल यहाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, और पीपल्स का मूवमेंट भी अलाउ है, लेकिन जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य नियंत्रण रहता है प्रशासन का, इसमें सामान्य प्रतिबंध होते हैं कि आप फॉरेस्ट को सेफ रखें, और उसके डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ छोटी मोटी धाराओं में कार्रवाई होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा डिवीजन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा छतरपुर जो सर्किल है, छतरपुर डिवीजन, उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये। और खंडवा में कम है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें प्रोटेक्टेड में, तो जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, राजगढ़ जिले में 100% हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो राजगढ़ जिले में पाए जाते हैं। जबकि सबसे कम जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में पाए जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, राजगढ़ और उज्जैन संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड या जो अनप्रोटेक्टेड की बात हो रही थी, ये अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास है, 1.8%। और इसमें है जो आप जो
ग्रेजिंग वगैरह भी अलाउ होता है एनिमल्स का, आप यहाँ पे ट्री कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम लेजर रहता है, इनमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ना कोई प्रतिबंध होता है, ना ही इसमें कोई सजा वगैरह का कोई प्रावधान रहता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट थे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। अब देखिए प्रजातियों के आधार पे भी इसका डिवीजन किया गया है। जो प्रजातियों के आधार पे डिवीजन किया गया है उसमें टीक है, साल है, बम्बू है, महुआ है, आंवला है, लाख एटसेट्रा। ये किस बेस पे डिवीजन है? इनकी जो स्पेसीज है, प्रजाति है, उसके आधार पे इनका डिवीजन है। सागौन हो गया, साल हो गया, और एक को जो बाकी है उनको हम, इसके अलावा जो बाकी है उनको मिक्स में लेते हैं, मिश्रित वन जिनको कहा जाता है। जो सागौन है, सागौन के ही अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 20% सागौन प्रजाति के हैं, जबकि जो साल है उसके लगभग 4% के आसपास है। एंड जो मिक्सचर हो गया वो रिमेनिंग अप्रोक्सीमेट 60% के आसपास ये है। और ओपन एरिया हो जाता है फिर इसमें अराउंड 50 to 17% ओपन एरिया रहता है। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीक। टीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नेम, जो वनस्पतिक नाम है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। इसका वनस्पतिक नेम है टेक्टोना ग्रांडिस, ये आपको याद होना चाहिए। टेक्टोना ग्रांडिस इसका वनस्पतिक नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिम्बर स्पेसीज है उसमें आता है ये टीक है। जो यहाँ पे रेनफॉल है टीक वगैरह में तो 75 to 125 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट इनको रेनफॉल। और स्पेशलिटी है इनको चाहिए ब्लैक सोयल। ये बारिश इतनी चाहिए इनको 75 to 125 सेंटीमीटर, और जो सोयल चाहिए मिट्टी, वो काली मिट्टी इनके लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा शूट करती है। ये ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट है जो टीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। मेजरली ये जो पाया जाता है, जो मेजर एरियाज है जिनमें टीक फॉरेस्ट पाया जाता है, होशंगाबाद है, इसके अलावा जबलपुर हो गया, या फिर बेतल। इनमें ये इस तरीके के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे सपोर्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट है साल। सागौन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष यही है, सागौन के। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश, उसमें सबसे ज्यादा ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इनको जो रेनफॉल चाहिए होता है ये अबव 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है इनको। और इसका जो बॉटनिकल नेम है ये है रोबस्टा। किस जगह पे ये साल के ट्री ज्यादा पाए जाते हैं, किन जिलों में? शाहडोल हो गया, उसके अलावा अनूपपुर है, या फिर बालाघाट है, यहां पे इस तरीके के ज्यादा पाए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट है जो पंचमढ़ी, होशंगाबाद या छिंदवाड़ा तक भी है, वहां पे भी है ये। बम्बू की बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं?
बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये वृक्ष है जो। और इसका जैसे अभी हमने चर्चा की थी बंबू मिशन, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, ये कब था? 2013 में, जुलाई 2013 को, 3 जुलाई 2013 इसका गठन किया गया था, मध्य प्रदेश जो राज्य बांस मिशन है। और इसके बाद में ही 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2013 को ही मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया था। बांस शिल्प विकास बोर्ड, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन 3 जुलाई 2013 और मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड ये 15 जुलाई 2013 को किया था। बालाघाट के अलावा ये सतना में भी पाए जाते हैं, सतना जिले में भी। इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर जो जिला है उसमें मध्य प्रदेश का पहला सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया था। तो एमपी का सबसे पहला सरकारी बांस शोरूम कहाँ था? इंदौर जिले में। इंदौर में है ये नौलखा, वहां पे। महुआ, ये ज्यादातर सेंट्रल इंडिया में है और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में काफी पाए जाते हैं। ये काम में लिए जाते हैं। इसका जो सीड्स है फ्रॉम द इसके जो फ्रूट प्रोड्यूस ऑयल है वो सर्व किया जाता है सोर्स फॉर कुकिंग के लिए। कुकिंग हो गया, या फिर लाइटनिंग, जो ऑयल लैंप है उसकी लाइटनिंग ऑफ ऑयल लैंप हो गया, या फिर जो शॉप वगैरह के मैन्युफैक्चर में, साबुन वगैरह में भी इसका यूज लिया जाता है महुआ का। इसके जो बीज हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये ऑयल वगैरह, कुकिंग ऑयल, लाइटनिंग, जो ऑयल लैंप वगैरह जलाने में उससे निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके। और इसमें है जो कई राइट्स, रिचुअल्स वगैरह भी ये ट्राइबल एरिया में इसको माना जाता है, कंसिडर किया जाता है इस पेड़ को। स्पेशली है जो मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां के ट्राइबल्स में इसकी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। आंवला, आंवला को इसको इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है, इंडियन गूजबेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है मध्य प्रदेश में, और ये सबसे रिचेस्ट सोर्स है, या वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है किसका? विटामिन सी। और ये मेनली कहां पे पाया जाता है मध्य प्रदेश में? साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टेंडू लीफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। ये काफी अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है, काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी स्पेशली ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है वहां पे काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो बीड़ी वगैरह बनाते हैं, बीड़ी, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है। ये जो टेंडू लीफ है, ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने नेशनलाइज किया इनको, टेंडू लीफ को। और मेजर एरियाज कौन कौन से हैं जहां पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये सागर जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे पाया जाता है ये। उसके अलावा सिद्धि हो गया, देन जबलपुर है, रीवा है, यहाँ पे ये काफी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा जिलों के नाम, और ये बीड़ी बनाने में इसका यूज किया जाता है। और मध्य प्रदेश पहला है जिसने इसको नेशनलाइज किया है। गम, जिसको गोंद बोलते हैं, ये एक्चुअली जो कुसुम है, बबूल है, उनसे ये प्राप्त की जाती है। और कहां पे? छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, ये जो जिले हैं, झाबुआ, इनमें ये काफी मात्रा में पाया जाता है।
एक्चुअली दो तरीके की गोंद होती है मध्य प्रदेश में, और ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, जो अरेबिक है या कुल्लू गोंद है। अरेबिक और कुल्लू जो मिठाई वगैरह में यूज में ली जाती है वो अरेबिक गोंद होती है, और जो ये केक वगैरह या पेस्ट्री वगैरह जो बनाते हैं उसमें फिर ये कुल्लू गोंद का यूज लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हर्रा ट्री, ये ओनली जो छिंदवाड़ा मंडल है, छिंदवाड़ा डिवीजन, उसी में ही पाया जाता है ये, और इसका ज्यादातर यूज किया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधि वगैरह बनाने में। जैसे आंवला है, हर्रा है, ये आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज लिया जाता है। या फिर जो लेदर की टैनिंग है या फिर इंक वगैरह में भी इसका यूज होता है, मेडिसिन में, फूड आइटम में, इनमें यूज लिया जाता है इसका। छिंदवाड़ा में है ये। इसके अलावा कुछ जबलपुर में भी है इसका, ये ध्यान रखना। ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो पलास है, पलास कहें या बेरी कहें, या फिर जो अरहर प्लांट है, उनसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये भी किस में यूज लिया जाता है, लाख। आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां वगैरह, जो बैंगल्स हैं, बैंगल्स हो गए, उनमें ये लाख यूज लिया जाता है। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पलास, बेरी, अरहर, घोटू, ये जो पेड़ है इनसे। ये बैंगल्स के अलावा ये टॉयज बनाने में भी इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में या फिर केमिकल्स वगैरह में भी इसका यूज लिया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने की इंडस्ट्री कहाँ पे है। ये लाख मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ये उमरिया में है, इस जिले में है। और मेजर एरियाज कहाँ पे हैं, साडोल है, मांडला है, सिवनी है, जबलपुर, उमरिया, ये यहाँ पे ये काफी पाया जाता है। खैरवुड, खैरवुड है, ये डेसिडियस और थोर्नी टाइप का ट्री है। इसके जो बीज हैं, इस पेड़ के जो बीज हैं वो माने जाते हैं गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ये। और ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, गुना है या फिर शिवपुरी, सागर, दामोह, यहां पे ये पाया जाता है खैरवुड ज्यादातर। और ये किस में यूज लिया जाता है खैरवुड, किसके, ये मैन्युफैक्चरिंग जो कत्था बनाया जाता है, कत्था, कत्था बनाने में इसका यूज लिया जाता है। मेडिसिन में, पेंट है, या फिर जो लेदर की टैनिंग वगैरह में भी इसका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है बिलावा। ये एक्चुअली टाइप ऑफ फ्रूट है, और इसको मेडिसिन में, इंक में, इसमें यूज लिया जाता है। और ये मेनली है जो ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, वहां पाया जाता है, और स्पेशली छिंदवाड़ा। ये वनस्पति के आधार पे जो डिवीजन था वो पढ़ा है हमने। नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट कवर देखते हैं। देखिए, दो चीजें हैं जिन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप कई जगह पढ़ते होंगे, कई बुक्स पढ़ते होंगे। एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, और एक होता है टोटल फॉरेस्ट कवर, वो कोई रिपोर्ट के हिसाब से आता है। एक रिकॉर्डेड कितना है, दो चीजें हैं। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो मध्य प्रदेश में, वो है 94,689 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये 30% है
स्टेट का जो टोटल एरिया है उसका। दूसरा होता है टोटल फॉरेस्ट कवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कवर अब ये बढ़ गए हैं, पहले थे उससे बढ़ गया, पहले थे ये 77,414, अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें हो गए 77,492, 77,492 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 25.14% हो गया आपके टोटल स्टेट के एरिया का। फॉरेस्ट कवर जो मध्य प्रदेश का है और फॉरेस्ट कवर इंडिया का वो है 10.66%। कितना इंक्रीज हुआ है? लगभग 11 स्क्वायर किलोमीटर है, जो ये नई रिपोर्ट के हिसाब से 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में। तो ये कुछ डेटा है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आगे जो टेस्ट करवाएंगे क्वेश्चंस, उनमें ये आपको अच्छे से क्लियर और करवा देंगे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ज्यादा डेटा मैं नहीं रख रहा आपके सामने। टेस्ट में आपको वो जब करवाएंगे तो वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखो एक चीज और जो रह गई है इसमें फॉरेस्ट कवर में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से आपसे डिस्ट्रिक्ट्स का, कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस जिले में है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा किस जिले में है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट की बात करते हैं वो है बालाघाट में, पहले नंबर पे। दूसरे पे टॉप 3 की बात करते हैं, दूसरे पे है छिंदवाड़ा, एंड तीसरे पे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं तो तीसरे पे ये बैतूल। ये टॉप 3 हैं जहां हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, ये 3 जिले हैं। अब मिनिमम की बात करते हैं, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किन जिलों में है, तो सबसे कम है उज्जैन में, लोवेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है जो शाजापुर है उसमें, एंड थर्ड लोवेस्ट में आता है रतलाम। ये यहां पे लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। ये जिलों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। फॉरेस्ट बेल्ट इन मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट बेल्ट देखिए, एक मध्य भारत बेल्ट है, मध्य भारत बेल्ट हो गया। दूसरा है ये विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट है, विंध्य फॉरेस्ट बेल्ट। और तीसरा है सतपुड़ा मैकाल बेल्ट, सतपुड़ा मैकाल बेल्ट। ये 3 फॉरेस्ट बेल्ट है। जो मध्य भारत बेल्ट है ये कहाँ स्प्रेड है, ये मुरैना से और शिवपुरी जिले तक है। ये ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, मध्य भारत बेल्ट जो मेजर फॉरेस्ट बेल्ट है वो मध्य भारत बेल्ट कहां से कहां तक है, तो ये मुरैना से शिवपुरी तक है। और इसमें किस तरीके के पाए जाते हैं वेजिटेशन, थॉर्न। दूसरा जो विंध्या फॉरेस्ट बेल्ट है ये कायमूर रेंज तक है, जो कायमूर रेंज को कवर कर लेता है ये। और कहां तक फैला हुआ है, दामोह और सागर प्लेट्यू। और ये बहुत रेयर टाइप के फॉरेस्ट है जो बहुत रेयर पाए जाते हैं। ये बेल्ट कवर करता है कायमूर रेंज को, और कायमूर रेंज कहाँ स्प्रेड है, ये दामोह सागर जो प्लेट्यू है। तीसरा जो सतपुड़ा मैकाल बेल्ट है ये ईस्ट से वेस्ट तक है, पूर्व से पश्चिम तक है मध्य प्रदेश में ये। और नर्मदा रिवर के जो दक्षिणी साइड है वहां तक फैला हुआ है ये। इसमें सतपुड़ा मैकाल रेंज, हिली एरिया जो है, हाईलैंड एरिया जो बागेलखंड रीजन है वो भी इसी में आ जाता है। ईस्ट टू वेस्ट, साउथ ऑफ सदर्न साइड ऑफ नर्मदा रिवर एंड सतपुड़ा मैकाल और हिली
एरिया आ जाता है जो हाईलैंड्स ऑफ बागेलखंड रीजन है। जो बागेलखंड रीजन है उसका हिली आइलैंड एरिया भी इसमें आ जाता है। कुछ यहां से और एक दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं जिनका पूछ लिया जाता है। तो एक है कान्हा टू नावेगांव नागजीरा तडोबा इंद्रावती कॉरिडोर, ये आपको ध्यान रखना है। कान्हा टू इंद्रावती कॉरिडोर है ये, और ये हाईएस्ट एरिया है जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा कान्हा से, और ये नवेगांव नागजीरा और तडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर है, और ये कहां से पास हो रहा है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से पास होता है। ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड है कान्हा टाइगर रिजर्व में। और इसके अलावा एक और जो पूछ लिया जाता है यहां से कई बार, रणथंबोर कूनो शिवपुरी माधव टाइगर कॉरिडोर। रणथंबोर कूनो शिवपुरी माधव टाइगर कॉरिडोर है, इसमें राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश ये आता है, क्योंकि रणथंबोर राजस्थान में है, कूनो शिवपुरी ये मध्य प्रदेश में है। तो ये था आपका फॉरेस्ट। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और फिर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का। देन रिवर्स पढ़ेंगे। आप यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। इसमें ऑलरेडी 13-14 टेस्ट हो चुके हैं। जीएस के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के जनरल नॉलेज का जो पेपर है, साथ में इसके आपको नोट्स भी करवाए जा रहे हैं। ये आज जो डिस्कस करेंगे पार्ट 10 है। 9 इससे ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें कहीं भी लगता है कि इसमें ये और कमी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, सही है, तो फिर आप उसको लाइक कीजिए। कुछ तो कीजिए, लेकिन आप कई बार देख कर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो आप जरूर कीजिएगा। देखिए, हम ये टॉपिक है इसको डिस्कस करें उससे पहले एक दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। जो संरक्षित एरियाज है मध्य प्रदेश के वो डिस्कस करेंगे, जिसमें चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके स्टेट के हर एग्जाम में आती है। मध्य प्रदेश के या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें जीके का पेपर लगता है, उसमें ये चीजें पूछी जाती है। एक तो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, जिसको बोलते हैं राज्य पशु, बारहसिंगा है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लगभग सभी पेपर्स देखने के बाद ही ये कंक्लूड हुआ है कि एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो बर्ड है, पक्षी, राज्य पक्षी, वो दूधराज है। राज्य मछली कौन सी है? फिश, ये महसीर है। फ्लावर, राज्य फूल, ये लिली का फूल है जो स्टेट फ्लावर कहते हैं, राज्य फूल। रिवर, स्टेट रिवर कौन सी है मध्य प्रदेश की? नर्मदा है। ट्री कौन सा है? वृक्ष जिसको कहते हैं स्टेट ट्री, ये बनियान ट्री है जिसको बरगद का पेड़ का कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है मध्य प्रदेश स्टेट का? ये धूपगढ़ है, उच्चतम बिंदु। तो ये चीज है, इनको आपको अभी याद कर लेना है, कहीं नोट कर लीजिए, अदरवाइज टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो आपको सेंड कर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन तो जो ये पहला है यहां से पूछ लिया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं यहां से पूछे जाते हैं। गवर्नर्स की बात आती है तो पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्ट कि पहले गवर्नर कौन थे।
इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि या अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के। तो ये चीजें आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मध्य प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। जब स्टेट क्रिएशन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, तो उस टाइम पे पहले जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। और दूसरे थे वो हरिविनायक पाटस्कर थे। तीसरे के रेड्डी थे। इस तरीके से 3 आप शुरू के और लास्ट के जरूर ध्यान पढ़ लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में जो है मंगूभाई सी पटेल हैं। और ये मंगूभाई सी पटेल कब से हैं? ये जुलाई 2021 से यही राज्यपाल है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल के पास एडिशनल चार्ज था मध्य प्रदेश का। उससे पहले लालजी टंडन थे। उससे पहले आनंदीबेन पटेल थी, जो भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बारे में, कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उसके बाद में कौन से बन गए, अभी प्रेजेंट में कौन है। इस तरीके से आप लिस्ट जरूर बना लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। कई बार 1-2 चीजें पहले की पूछ ली जाती है, जैसे जब मध्य प्रदेश है जो 1948 से 1948 से और 1956 के बीच में मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश कहलाता था। विंध्य प्रदेश ये ईस्टर्न रीजन था, सेंट्रल इंडिया जो एजेंसी थी। और बाद में यूनियन हुआ बागेलखंड, बुंदेलखंड, और उसके बाद में इसका रीनेम हुआ विंध्य प्रदेश 1952 में। ये उस टाइम पे जो पार्ट में बांटा हुआ था, कि उस टाइम पे स्टेट को बांटा हुआ था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, इस तरीके से। तो पार्ट बी कैटेगरी में था मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो 56 में बना है, इससे पहले विंध्य प्रदेश। तो उस टाइम का पूछ लिया जाता है कई बार। तो उस टाइम का अगर पूछा जाता है तो एपी सिंह थे उस टाइम पे, और असेंबली वगैरह क्रिएट नहीं की गई थी। लेकिन एपी सिंह जो अवधेश प्रताप सिंह है, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। और उसके बाद में अवधेश प्रताप सिंह जी के बाद में थे SN मेहता। उनके बाद में शंभुनाथ शुक्ला थे। तो ये 3 विंध्य प्रदेश के टाइम पे रहे हैं। इसके बाद में जब मध्य भारत बना है 1948 से 56 में, उस टाइम पे ये है जो पहले जो थे वो लीलाधर जोशी थे। तो इनको आप सबको पढ़िएगा एक एक करके। और जब भोपाल स्टेट है, भोपाल स्टेट जब 30 अप्रैल 1949 को जब हमीदुल्लाह खान थे जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है, भारत का एकीकरण हो रहा था, उस टाइम की बात हो रही है। तो जो स्टेट ऑफ भोपाल है वो उसको टेकन ओवर किया यूनियन गवर्नमेंट ने 1 जून 1949 को। और उसके बाद में इसको पार्ट सी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो जब भोपाल स्टेट की बात आती है तो कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये शंकर दयाल शर्मा। और इस टाइम पहली बार असेंबली के इलेक्शन हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जाती है कि पहली बार असेंबली के इलेक्शन कब हुए। और जब उसके बाद में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनी है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनी है जब रवि शंकर शुक्ल बने हैं। और ये है जो लगभग 6 साल से ज्यादा टेन्योर रहा है। अभी प्रेजेंट में जो शिवराज सिंह चौहान जी है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। इससे पहले जो थे वो थे दिग्विजय सिंह जी थे, जो 10 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे। और अभी के जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है, ये उससे ज्यादा इनका टेन्योर हो चुका है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की बात होती है, तो आपको ये पढ़ना है कि कितनी सीटें हैं विधानसभा में। और उसके अलावा विधानसभा स्पीकर कौन है अभी वर्तमान में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी को नेता कौन है विधानसभा में। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, ये जरूर आप पढ़िएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है इन चीजों को मैं डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी नहीं किया है आपने ज्वाइन, तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात होती है तो हाईकोर्ट है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, इसका है जो कहाँ पे है हाईकोर्ट, जैसे जबलपुर में है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था इसको, है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो डिवीजन है मध्य प्रदेश के, संभाग जिनको कहा जाता है, कितने संभाग है ये भी आप पढ़िएगा। टोटल मध्य प्रदेश में अभी 10 संभाग हैं। ये टोटल डिवीजन है मध्य प्रदेश के, भोपाल, चंबल डिवीजन, ग्वालियर, किस डिवीजन में कितने जिले हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको आने वाले टाइम में भी मैं बताता जाऊंगा कि आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज हम पूरा सिलेबस करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, टेस्ट करवाए रहे हैं, रेगुलर ये चलता रहेगा। आज के टॉपिक पे आते हैं अब। ये है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है। पहला देखते हैं, सबसे पहले नेशनल पार्क्स, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में। पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, आपसे यही पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। ये 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना। ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरा जो यहां से पूछ लिया जाता है, एक दूसरा और यहां से जो पूछा जाता है कि नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है। दो चीजें पूछी जाती है, कब इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और ये कौन से जिले में है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, उमरिया जिले में। जो उमरिया जिला है उसमें है ये। इसके बाद में जो नेक्स्ट घुघुआ जीवाश्म पार्क है, घुघुआ फॉसिल पार्क, ये 1983 में बना है। नेशनल पार्क कब बनाया गया है इसको, 1983 में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश में, जो शाहपुरा है, शाहपुरा के पास में है ये। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये काफी चर्चा में रहता है, काफी फेमस है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आप खुद से भी जरूर पढ़िएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के हैं वो है, उनमें है। जिलों की बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो ये कौन से जिले में आता है। एक तो इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कान्हा किसली के नाम 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान, और 1973 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व को। कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, बालाघाट और मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। ऑप्शन में मंडला दे दिया जाता है, आपको लगता है बालाघाट है, लेकिन दोनों में है ये। इसके लिए एक जो काल्पनिक शुभंकर है वो भी बनाया हुआ है, जिसका नाम बूरसिंह बारासिंगा है। वो भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी नया ही बनाया था 2018 में। ये श्योपुर और जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है उनमें है।
शुरू में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। नाइनटीन 81 में इसकी एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। 2018 में है जो इसको ये नेशनल पार्क बनाया है। ये श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है। माधव नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये किस जिले में है? शिवपुरी, जो ग्वालियर डिवीजन में आता है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। ये शिवपुरी जिला है जो ग्वालियर डिवीजन में आता है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है माधव नेशनल पार्क का जब जिक्र होता है तो, कि नेशनल हाईवे कौन से निकलते हैं यहां से। इस पार्क से दो नेशनल हाईवे पास होते हैं। एक है नेशनल हाईवे नंबर 3 NH3 और एक नेशनल हाईवे नंबर 27। नेशनल हाईवे जो 3 है, जो आगरा बॉम्बे वाला है, आगरा टू बॉम्बे, जो फॉर्मर नेशनल हाईवे 3 था, अभी नए की बात नहीं कर रहा, जो फॉर्मर नेशनल हाईवे 3 था, और जो झांसी से शिवपुरी को जाता है नेशनल हाईवे 27, वो दोनों ही इससे पास होते हैं। इसके बाद में आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क है, ये 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ईयर ऑफ नोटिफिकेशन जो कहते हैं कि इसका कब नोटिफाइड किया गया इसको नेशनल पार्क, 1981 में, 1981 में। ये जैसा इसका नाम है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और दूसरा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर और पन्ना, इन दो जिलों में है ये पन्ना नेशनल पार्क। 1994 में 1994 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वगैरह भी मिल चुका है। इसके बाद जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये 1975 में इसको नोटिफाई किया था एज ए नेशनल पार्क। यहां से जैसा इसका नेम है पेंच, तो पेंच रिवर भी है, इस पार्क से पेंच रिवर भी फ्लो करती है। और दूसरा यहां से और एक क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, वो भी आपको ध्यान में रखना, ये जो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करता है। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच रिवर, दो चीजें ध्यान रखनी है। और ये ऑलमोस्ट नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करता है ये पार्क इक्वल हाउस में, वेस्टर्न और ईस्टर्न कहें, या फिर सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वो ही देख रहे हैं, अदरवाइज इनके बारे में और भी कई चीजें पढ़ने की हैं, लेकिन वो अभी के लिए हम नहीं देख रहे। वो जब टेस्ट सीरीज में कर लेंगे हम उनको कवर है, जो धीरे धीरे जो टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड चीजें होंगी हम उनको उसी टाइम कर लेंगे। संजय नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसको एक और दूसरा नाम है जिस इसको पूछ लिया जाता है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहा जाता है इसको। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में है ये। इसमें एक और पूछ लिया जाता है कि किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है उसमें पड़ता है ये। 2008 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
प्रेजेंट में जो सीधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ध्यान रखना है सीधी और सिंगरौली, ये दो जिले हैं मध्य प्रदेश के, और कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, उसमें है ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था। नाइनटीन 81 में। इसके आसपास है जो बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य भी है, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे नजदीक जो सिटी है पूछा जाता है, वैसे तो देखिए होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन शहर पूछे जाते हैं कई बार, तो इस राष्ट्रीय पार्क के जो नेशनल पार्क के सबसे नजदीक, सतपुड़ा नेशनल पार्क के सबसे नजदीक जो सिटी है वो है पचमढ़ी। तो होशंगाबाद नहीं है ऑप्शन में, तो आप पचमढ़ी भी कर सकते हैं, ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये 1979 में इसको बनाया था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नाइनटीन 1979 में। ये भोपाल में है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे, आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1978 है, इसका ईयर ऑफ जो नोटिफिकेशन है 1978 है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1977 है इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। कब स्थापना हुई वो बात कर रहे हैं। और ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? होशंगाबाद जिले में है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। गांधी सागर अभ्यारण्य है 1981 का, और ये दो जिलों में है, मंदसौर और नीमच। मंदसौर एंड नीमच, दो जिलों में है ये। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1981 का है, ये भी 1981 का है। ये कहां पे है? ग्वालियर जिले में है ये। यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो किस बांध तक ये फैला हुआ है, जो घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक कौन से डैम तक इसका एक्सटेंड है? तो एक है तिगरा डैम, तिगरा डैम वहां तक है इसका एक्सटेंशन, वहां तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट जो करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी 1981 का ही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में है, 1981 का है और शिवपुरी में है।
ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके लिए स्थापित किया था इसको 1981 में, जो एक विलुप्त होने के कगार पे है उसके लिए किया था। केन घड़ियाल अभ्यारण्य ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी 1981 में। ये देखिए आप ईयर वाइज भी रख सकते हैं कि 1981 में कौन कौन से बने, देन 82, तो वो एक सीक्वेंस भी बन जाएगा आपका। जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है ये पन्ना और छतरपुर में है। पन्ना एंड छतरपुर। खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1982 का है ये, खेओनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मध्य प्रदेश में है। देखिए ज्यादातर तो ईयर और डिस्ट्रिक्ट ही आपके काम के हैं। एक तो है देवास, देवास डिस्ट्रिक्ट, और जो देवास डिस्ट्रिक्ट की है कन्नौद तहसील है। इसके अलावा सीहोर जिला है, उसके भी कुछ हिस्सों में ये खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है, सीहोर। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1978 का है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी कहा जाता है। जो लुप्त प्राय घड़ियाल हैं या जो लाल मुकुट वाले जो कछुए होते हैं, या जो लुप्त प्राय गंगा के लिए डॉल्फिन की बात करें, गंगेज रिवर डॉल्फिन, उनके लिए ये फेमस है। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, इसका टेस्ट सीरीज वगैरह में भी अच्छे से करवाएंगे। अब ये कौन कौन से जिले में है, एक तो देखिए ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एक तरीके से ट्राई पॉइंट जो है, जो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है गंगेज रिवर डॉल्फिन के लिए पूछा जाता है। कई बार इनडायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि गंगेज रिवर डॉल्फिन है उसका क्या स्टेटस है, तो वो एंडेंजर्ड है। चंबल रिवर के पास में जो ट्राई पॉइंट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां पे है ये। इसको 1978 में डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1984 का है। रायसेन और जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो ये कब का है, 1984। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो सागर, इसके अलावा जो नरसिंहपुर है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1994 में इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पनपथा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पनपथा वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1983 का है, 1983 का। पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये 1975 का है। 1975 का है। देखिए यहां से पूछा जाता है कई बार जो कि ये कौन कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्यों में फैला हुआ है ये।
इसमें जो बात करें मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये बाउंड्री फॉर्म करता है मध्य प्रदेश का जो सिवनी है, छिंदवाड़ा है एंड सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, ये दो में है पेंच टाइगर रिजर्व। इससे एसोसिएटेड देखिए कई रिवर्स है, ज्यादा डिटेल में तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। जो कानन रिवर है या फिर महादेव हिल्स हो, सतपुड़ा रेंज हो, ये इसी में इमर्ज है। ये एक बफर जोन भी माना जाता है यहाँ पे, जिसमें है जो मोगली पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये बफर जोन क्रिएट करते हैं। वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो फेन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1983 का है, 1983 का। नेक्स्ट जो है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1989 का है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये इंदौर में है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट कहें इस तरीके से है, वो भी कई बार जिक्र हो जाता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। एक प्राचीन महल है जिसका मुख्य रूप से पहले शिकार वगैरह के रूप में, या जो शिकार गाह कहा जाता है उसको, वो इसी में ही है, राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में। होलकरों ने बनाया था। कई बार पूछा जाता है कि जो राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें निर्मित प्राचीन महल शिकार गाह है, वो किन के द्वारा बनाया गया था, तो होलकर डायनेस्टी के टाइम का है। यहाँ पे होलकर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, होलकर, सिंधियार, ये डायनेस्टी। नेक्स्ट जो है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 1978 का है। रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, उसमें है ये। और एक क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है, सागौन जंगलों के लिए पूछा जाता है, तो ये सबसे बेहतरीन जो सागौन के ट्री है, सागौन फॉरेस्ट है, उसके लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, तो वो है रातापानी टाइगर रिजर्व। वो इसी में ही है, विंध्याचल रेंज में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सलेना वन्यजीव अभ्यारण्य है, सलेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1983 का है ये। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी 1983 का ही है। नोटिफिकेशन कि कब बना था ये, 1983 में। सिंघोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1976 का है, 1976 का। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल सेंचुरी, ये 1981 का है। इसके अलावा जो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1997 का है। इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, एक तो किस जिले में है, ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, दमोह जिले में है। जो गोंडी लोगों की रानी दुर्गावती के नाम पे रखा है, गोंडी, उनकी जो रानी दुर्गावती काफी फेमस है मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती, उनके नाम पे ये रखा है। इसका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम दुर्गावती। और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 में इसको अधिसूचित किया था, बाद में नोटिफिकेशन 1997 में किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व पहला जो है, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1999
1999 में ये बना है बायोस्फीयर रिजर्व। किस जगह पे बना है? बैतुल नर्मदापुरम, बैतुल नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, इन जिलों में है ये। तो तीन चीजें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की ध्यान रखनी है आपको। 1999 में बना है, बैतुल जिले में, नर्मदापुरम जिले में और छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। किस तरीके का है ये? अर्ध शुष्क है। किसके लिए ज्यादा फेमस है? उड़ने वाली गिलहरी, जो उड़ने वाली गिलहरी है उसके लिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है, जिसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये 2005 का है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया मध्य प्रदेश का, अनूपपुर। इसके अलावा जो ढिंडोरी है, देन इन मध्य प्रदेश के तो ये दो ही जिले आते हैं, अनूपपुर और ढिंडोरी, इनके कुछ हिस्से इसमें आते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वो भी इसका पार्ट है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो मैकल हिल्स हैं, मैकल हिल्स इससे एसोसिएटेड है। ये किसके लिए फेमस है? एक तो ये यहाँ पे पवित्र जो उपवन झाड़ी मेंढक होता है, सारस क्रेन हो गई, उनके लिए। यह एक सफेद दुम वाला गिद्ध होता है, चार सींग वाला हिरण है, या एक जंगली जो इंडियन वाइल्ड लाइफ डॉग है, फोर हॉर्न एंटेलोप है, व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, उनके लिए ये फेमस है, क्योंकि ये आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है जो बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें है पन्ना एंड छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश में। ये किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर हिरण, या जो स्लॉथ बियर है, स्लॉथ भालू, उसके लिए फेमस है। बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, डियर, स्लॉथ बियर, उनके लिए ये फेमस है। ये कब नोटिफाई हुआ है? 2011 में। उम्मीद है ये सब आपको यूजफुल लगा होगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर करवाते रहेंगे। आप अपना ईमेल चेक करते रहिए। कोई भी इश्यू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप है जो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।